सोचिए एक देश जहां राजा जो चाहे वही करता हो, लोग भूखे मर रहे हो और सिर्फ पैदा होने की वजह से कुछ लोग अमीर और पावरफुल हो, जहां रोटी महंगी हो चुकी हो, टैक्स सिर्फ गरीबों से लिया जाता हो और राजा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में मशगूल हो। ऐसी सिचुएशन में क्रांति सिर्फ संभव नहीं होती बल्कि जरूर हो जाती है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है बल्कि भूख, अन्याय और नए विचारों की एक जीती जागती कहानी है। जहां सब सब्र टूट गया तो पूरी दुनिया ने एक बड़ी क्रांति को जन्म लेते देखा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली देश था, लेकिन इस शक्ति के पीछे जनता का दर्द और असंतोष छिपा हुआ था। 1789 से पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की की व्यवस्था थी। इस शासन प्रणाली में राजा की सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं था, न संसद थी न संविधान था। राजा ही कानून बनाता था और वही उन्हें लागू करता था। उस समय फ्रांस का राजा था लुईस 16, जो इस निरंकुश व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। आम जनता की राजनीति में कोई योगदान नहीं था, जिससे लोगों के मन में धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा। अब समझते हैं शाही परिवार की विलासिता को। राजा लुईस 16 की पत्नी मैरी एंटोनिनोटी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जब पूरा देश आर्थिक संकट में जूझ रहा था, तब शाही परिवार महंगे कपड़े, शानदार दावतों और भव्य महलों में डूबा हुआ था। राजसी फिजूल खर्ची ने जनता के गुस्से को और भी भड़का दिया। लोग सोचने लगे, जब हमें पेट भर खाना नहीं मिल रहा है तो राजा इतना ऐश कैसे कर रहा है। उस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसे 3 स्टेट कहा जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। फर्स्ट स्टेट कलर्गी यानी कि पादरी वर्ग। ये वर्ग धार्मिक कार्य करता था, जनता से टिथ कर वसूलता था, लेकिन स्वयं सरकार को कोई टैक्स नहीं देता था। वहीं दूसरी ओर सेकंड स्टेट था नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग। इसमें बड़े जमींदार और सामंती प्रभु शामिल थे। ये भी कर मुक्त थे और किसानों से फेड्यूल ड्यूज वसूलते थे। सरकारी पदों पर भी इन्हीं का अधिकार था। इन दोनों वर्ग को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे। वहीं अगर हम लोग बात करें तो तीसरे स्टेट में कॉमन पीपल यानी आम जनता आते थे। इसमें किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी, वकील और शिक्षक आते थे। यही वर्ग देश की वास्तविक उत्पादक शक्ति था। फिर भी सबसे अधिक शोषण इसी का हुआ। सभी करों का बोझ इसी वर्ग पर था, लेकिन राजनीतिक अधिकार शून्य थे। इसी वर्ग ने आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी। आइए अब समझते हैं फ्रांस में आर्थिक संकट, जो कि इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। फ्रांस की स्थिति तब और बिगड़ गई जब देश गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया। इसका मुख्य कारण था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंग्लैंड को कमजोर करने के लिए फ्रांस ने अमेरिका को धन, सेना और हथियार दिए। अमेरिका स्वतंत्र हो गया, लेकिन फ्रांस भारी कर्ज में डूब गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए राजा ने टैक्स बढ़ा दिए और एक बार फिर इसका बोझ थर्ड स्टेट पर ही पड़ा। अब हुआ क्या कि इससे पूरे फ्रांस में भूख, महंगाई और सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने लगा। इसी समय प्रकृति ने भी साथ दिया और लगातार फसलें खराब होने लगी। अनाज की कमी हो गई और रोटी महंगी हो गई। मजदूर वही रहा, लेकिन रोटी की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। एनसीईआरटी के अनुसार एक गरीब परिवार अपनी आधी कमाई सिर्फ रोटी पर खर्च करता था। जब रोटी ही पहुंच से बाहर हो जाए तो जीवन संघर्ष बन जाता है। इस स्थिति को सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा गया, जहां लोग अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। एक माँ बच्चे को भूखा सुलाने लगी, पिता काम की तलाश में भटकने लगे और समाज में बीमारी व मृत्यु फैलने लगी। लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, हम ही क्यों हर बार सफर करें। फ्रांस में 2 तरह के टैक्स उस समय फ्रांस के समाज में थे। एक थे टिथ, जो चर्च को दिया जाता था, दूसरा टाइल, जो गवर्नमेंट को दिया जाता था। लेकिन ये कर सिर्फ थर्ड स्टेट देता था। कलर्गी और नोबिलिटी पूरी तरह टैक्स फ्री थे। यही से जनता के मन में विद्रोह और नफरत ने जन्म लिया। अब फ्रांस के समाज में नए विचार उभरने लगे थे, नए नए विचारक आने लगे थे।
तो अब हम बात करते हैं इनलाइटमेंट थिंकर्स के बारे में। इसी दौर में फ्रांस में एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास उभरा। इनमें व्यापारी, वकील, शिक्षक और बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। ये वर्ग जन आधारित विशेषाधिकारों के खिलाफ था और समानता व अधिकारों पर आधारित समाज चाहता था। जॉन लॉक ने कहा, हर इंसान के पास प्राकृतिक अधिकार होते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। यदि सरकार इन्हें सुरक्षित ना रखे तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। इसी तरह से एक और विचारक जैन जैक रोसिस ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब में लिखा, वास्तविक सत्ता जनता के पास होती है, राजा सिर्फ जनता का प्रतिनिधि होता है। इसे पॉपुलर सॉवरेनिटी कहा गया। तो फ्रांसीसी क्रांति कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये परिणाम थी निरंकुश शासन की, सामाजिक असमानता की, आर्थिक और सबसिस्टेंस क्राइसिस की, अन्यायपूर्ण कर्ण व्यवस्था की और नए राजनीतिक विचारों की जागृति। जब पेट खाली होता है और दिमाग जाग जाता है तो क्रांति इनएविटेबल हो जाती है। यही थी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी, जिसे मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। ये कहानी एनसीईआरटी बुक के पहले पॉइंट पर आधारित थी। आगे की कहानी के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में मैं आपको आगे का कहानी और अच्छे से समझाऊंगा। धन्यवाद।